फोन उठाओ, कॉल घुमाओ, जाओ दोस्तों के साथ कहीं। कोई नहीं मिल रहा चलने के लिए, निकल लो कहीं अकेले, क्योंकि आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, पर जो वक्त अभी है वो बस अभी ही है। तो उठो, गिरो, पढ़ो, चुनौतियां दो खुद को यार। बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, निकलो तो घर से बाहर। मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाया करता था, मुझे डिटैचमेंट थोड़ा सा सिखा दिया। मैं ना फीलिंग्स ज्यादा जल्दी इन्वॉल्व नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ना ब्रेकअप होना चाहिए, एक बार दिल जो है ना बहुत जोर से टूटना चाहिए। ब्रेकअप के बाद मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिखने लग गया। पापा का तो काम है डांटना। आज मम्मी की पापा से लड़ाई हुई, एक दिन वो डायरी पापा के हाथ लग गई। पापा ने मेरे सामने फाड़ी है, एक एक पन्ने उसके। एक बच्चे के दिमाग में क्या ही चलेगा, मेरे दिमाग में इतना ही चला कि लिखना इज रॉन्ग, तो मैं लिखने से डरने लगा, मैंने लिखना ही छोड़ दिया। Bhas, I'm so excited to have you with us today, and I'm really, really looking to this conversation. आपकी कहानियाँ सुनी हैं, आपकी पोइट्री सुनी है, आपके सॉन्ग्स सुने हैं ऑन यूट्यूब। आई एम अ फ़ैन। काफ़ी टाइम आपकी बातें सुनती हूँ तो आई कैन ऑलमोस्ट फील द इमोशन। जो दर्द है वो एक्चुअली फील कर सकते हैं। कभी कभी यादें भी आ जाती हैं कि हाँ शायद हमारे साथ ये हुआ था, दिस हैपेंड। And I think that's what makes today's conversation for me very, very interesting. Kyunki, in my years, I've worked with a lot of young men who are starting their lives, starting their careers, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के. And as a community, as a society, हम कभी encourage नहीं करते for especially the young boys to think about their emotions. कभी ये नहीं बोलते कि हाँ ठीक है, आप दुखी हो तो दुखी हो जाओ, रो लो. Even if someone loses their father, the young boy is always told कि अब तुम घर के बड़े हो. He's never really given time to process emotion. तो एक I feel एक barrier है between men emotions that the society has created. And hopefully in today's conversation, I would want कि क्या हम इस थोड़े से बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं, क्या हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं for people to talk about their feelings. And it's okay to not be okay at times and really feel. So really to start with, मैं बात करना चाहूँगी is when a young boy has this pressure कि by your 30s लाइफ सेट होनी चाहिए. कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन 30 साल तक हो तो गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, शायद शादी होनी चाहिए. तो क्या ये साइलेंट प्रेशर है जो सोसाइटी क्रिएट करती है हमारे यहाँ, एंड क्या और कैसे इम्पैक्ट करता है वो लड़कों को, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ? सोसाइटी ने ऐसा मतलब हम बड़े ही ये सब सुनकर हुए ना कि रोना नहीं है, या तुम अगर घर के बड़े हो तो तुम घर के बड़े बेटे हो, तो पापा के बाद तुम ही हो, तो तुम्हें ही संभालना है सब कुछ. तो बचपन से ही ना हमें हमें भी ये लगता रहता है कि मतलब हमें ही संभालना है सब कुछ. तो और यही सिखाया भी जाता है कि यू कांट क्राई. और तो हमारे अंदर से भी नहीं आने लगता है कि मुझे ही संभालना है सब कुछ, मैं ही हूँ, मुझे ही संभालना है, एंड मुझे कमज़ोर नहीं दिखना है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर. एक छोटा सा इंसिडेंट एक छोटा सा फालतू का इंसिडेंट है, मैं सुना देता हूँ कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है. Okay. ठीक है, कुत्तों से डर लगता है मुझे. तो मैं एक दिन जा रहा था, मेरे साथ एक लड़की थी जो मैं उसको ड्रॉप करने जा रहा था उसकी कैब तक. रात हो रही थी, तो वहाँ पे ना बहुत सारे कुत्ते आए. उसको भी बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है. बट अब मैं वहाँ दिखा नहीं सकता कि मुझे डर लगता है, बिकॉज आई एम द मैन. Right. ठीक है, अब मुझे दबाना पड़ रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है. तो ये एक प्रेशर ही है कि Right. मतलब मुझे ही संभालना है Right. इस सिचुएशन में. Right. मैं बता भी नहीं सकता उसको कि मुझे डर लग रहा है. एक मेल ईगो भी है, Right. वो भी हमारे अंदर ही, मतलब वो है कि मुझे ही संभालना है, मैं डर नहीं सकता किसी भी चीज में. और पता नहीं, रोने में ना शर्म आती है कि अगर मैं किसी के सामने रोया तो वो सामने वाला मुझको जज करेगा, यार लड़का हो के रो रहा है, लड़के रोते थोड़ी ना यार, स्ट्रांग हो तुम, ये हो, वॉरियर हो तुम. बट क्या होता है ना कि वो सारी इमोशंस ऐसे भरते जाते हैं, वो एक दिन फटते हैं कभी ना कभी. और अंदर ना वो भर रहे हैं इमोशंस. तो जैसे
वो आपने कहा कि 25 साल तक बढ़िया सेटल्ड नौकरी होनी चाहिए एंड शादी हो जानी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। और हम आसपास भी ऐसे लोगों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं, कंपैरिजन लेवल हमारे उसमें ही, हम कंपेयर करना भी नहीं चाहते बट हो जाता है। सोसाइटी भी कंपेयर करवाई देती है कि यार तुम्हारे साथ ही शुरू किया था उसने और देखा वो कहाँ है ये वो। तो मतलब लोग ये नहीं समझते कि सबकी ना अपनी अपनी जर्नी है, सब एक जर्नी लेकर आ रहे हैं अपनी। उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है एंड सबकी एक अलग अलग टाइमलाइन है। मे बी उसने 25 में किया, मैं 30 में करूंगा, बट भाग रहे हैं ना लोग, बहुत जल्दी में है कि और मे अभी बी मैं चाहिए 30 पे अभी बेटर चाहिए। करूँगा। हम्म। मैं अपना टाइम लेके करूँगा, मैं सीख के हाँ। करूँगा, मैं समझ के करूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो भाग रहे हैं लोग और मतलब ऐसे भाग रहे हैं लोग, अगर लोगों को पता भी नहीं कि जाना कहाँ है, एंड कुछ है ही नहीं इसका। तो अब जैसे कि और जब लड़के रोते हैं ना, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। रियली। उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। अब आप देखो कि सबसे इमोशनल टाइम, जब 23 का वर्ल्ड कप हारे थे, तो उस दिन कितने आदमी रोए होंगे। ओह माय गॉड, माय सन हाउल्ड। माय सन इज 12। वो जो रोया है 9 साल का, वो मैं खुद मतलब। इतना रोया हूं बैठ के वहां, पूरी टीम रो रही है, मतलब इमोशंस शो करना। जी। और जब लड़के रोते हैं ना, तब मतलब बहुत ही ज्यादा दुख है, मतलब अगर लड़का कोई रो रहा है और वो इमोशंस शो करना बहुत ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगता है कि रो लेना चाहिए। पब्लिकली रोने में शर्म आ रही है तो अकेले रो लो। मैं भी रोया था जब ब्रेकअप वगैरह हुआ या कुछ ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है कभी, तो सामने नहीं रो पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, अंदर से मुझे कुछ शर्म आती है। हाँ। तो इसलिए रो लो, भले वॉशरूम में जाकर रो लो, पर रो लो। मुझे लगता है कि इमोशंस बाहर आ जाने चाहिए। यू नो इट्स रियली इंटरेस्टिंग यू से दिस। इससे पहले हमारे पास एक एनएलपी एक्सपर्ट आया था, दिस साइकोलॉजिस्ट। हम्म। एंड उन्होंने बोला था कि जब लड़के दुखी होते हैं तो वो गुस्सा होते हैं, और लड़कियां जब गुस्सा होती हैं तो वो रोती हैं, क्योंकि लड़कों को बोलते हैं कि तुम रो नहीं सकते हो, तो और वो लड़कियों को बोलते हैं कि तुम गुस्सा नहीं कर सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली रोने से आप हम्म। अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, एंड एक्चुअली यू कैन यू नो नॉर्मलाइज हाउ यू आर फीलिंग। एंड दिस फीलिंग ऑफ इमोशन जो आप बोल रहे हो, राइट, कि हम आई थिंक इनकरेज करते हैं कि लड़के अपने इमोशंस ना फील करें, हम्म। लेकिन वो एक्चुअली हम एक प्रेशर कुकर क्रिएट कर देते हैं अपने अंदर, जो शायद अलग अलग सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस पे निकलता है या उमड़ता है। और लड़के ना इग्नोर भी करते हैं अपने इमोशंस को शो करना खुद। अब आप देख लो कि किसी की डेथ होती है जब, जी। लड़कियां रो रही हैं, बट लड़के ना इग्नोर कर रहे हैं, लड़के बातें कर रहे हैं। अ, अरे इसकी चाय नहीं हुई है, ये पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं कुछ उधर, वो इग्नोर कर रहे हैं इमोशंस को, वो फील नहीं करना चाहते। तो मुझे नहीं पता, मे बी आगे चल के ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आई वुड लाइक टू से कि व्हाट्स ब्यूटीफुल इज़ कि आप अपने पोएम्स और कॉन्वर्सेशन से आप ये एक्चुअली नॉर्मलाइज कर रहे हो कि भैया ठीक है, हमें भी स्ट्रेस होता है हाँ, एंड और मुझे भी हुआ था, तो अगर तुझे हो रहा है तो हाँ, मतलब नॉर्मल इट्स है। नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। पर मेरे को अपने काम के बारे में बताइए। यू ऑब्वियसली आर अ यूट्यूबर, आप क्रिएटर हैं, और ये एक बहुत नया हम्म। सॉर्ट ऑफ करियर है आपका। मैं टेड टॉक सुन रही थी जिसमें आप बोल रहे थे कि अगर मुझसे बचपन में पूछा जाता तो मैं आईटी में जॉब ढूंढ रहा होता। अ, हम्म। तो अभी भी टिपिकली एक प्रेशर है कि आपको करियर करना है या आपको जॉब चाहिए, लेकिन यू हैव एक्चुअली चोजन टू डू योर ओन वर्क, यूट्यूबर, जो एक बहुत नया फील्ड है। अ, कैसे आपको ये करेज आए कि आप खुद से लड़ाई करने में कि मेरे को तो अपने यूट्यूब बनाना है। आई थिंक मैंने चूज़ नहीं किया, राइटिंग ने मुझे चूज़ किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि um, मैं ना बचपन में कुछ कुछ लिखता था, बट उसके बाद मेरा लिखना छूट गया। देन जब मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ, उसके बाद जब मेरा पहला लेक्चर था ना, तो मैं बैठा हुआ था और मैंने यही सोचा कि यार ये नहीं हो पाएगा मुझसे। रियली। हाँ, मतलब वो
अजीब सा था। एक तो मेरा थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था, मैं 20 दिन लेट गया था, लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से। और 20 दिन लेट गया था, तो जिसकी वजह से मुझे जो ईयर बैक वाले बच्चे थे ना, उनके बैच में बिठा दिया था। एंड वो सब पुराने बच्चे थे, तो उनके ग्रुप्स तो बने हुए थे वो अलग अलग, और मैं अकेला बैठा हुआ था। एंड जो वो पढ़ा रहे थे, जो टीचर पढ़ा रहे थे, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा था यहाँ से 4 साल कैसे निकलेंगे, पहले दिन ही मुझे लगा था। तो उसके बाद राइटिंग में वापस, मुझे लगता है राइटिंग में मेरे को ना वापस बुलाया, क्योंकि मैं ना बहुत ऐसे सैड सा फील करने लगा था। मैं कॉलेज में अकेला था बिल्कुल, ऐसे कोई दोस्त वोस्त नहीं बने थे मेरे। एंड और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और मुझे लग रहा था यार 4 साल ना हम निकालने पड़ेंगे, कैसे निकलेंगे। तो तब मुझे लगता है कि तब मैंने लिखना फिर से, राइटिंग मेरी ना फिर से वापस आई, मैं थोड़ा थोड़ा लिखने लग गया। एंड देन नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कॉलेज भी थोड़ा बहुत छूट गया, क्योंकि फीस देने के ऐसे पैसे नहीं थे, पापा बीमार बीमार पड़ गए थे, तो ऐसे पैसे नहीं थे। तो 2-3 महीने तक तो मैं घर पे बैठा हुआ था। सारे दोस्त कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, जो स्कूल के दोस्त थे वो सब भी कॉलेज जा रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं तू कहाँ है, ये वो। मैं घर पे अकेला बैठा हूँ। तो तब मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी। एंड तो मैंने सोचा उस टाइम पे यूट्यूब भी ना थोड़ा बहुत मतलब फेमस होने लग गया था इंडिया में। What year is this? 2017-18। 17, right. तो तब एक्चुअली बीइंग अ यूट्यूबर इज नॉट अ हाँ, तब इतना नहीं था, कोई बट वो, ऑप्शन नहीं था, हाँ, कुछ कुछ भी बन नहीं था वो तब, बस ना ऐसे जियो आया था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा वैसे टेक ऑफ कर रहा था। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि यूट्यूबर बनना है या क्रिएटर, तब तो था भी नहीं ऐसा कुछ वर्ड। तो अ, मैं जस्ट ना अपनी राइटिंग अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डालता था ऐसे ही, कुछ भी जो भी लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ वो डालता था। तो उस पे दोस्त वोस्त कहते थे कि ठीक लिख रहा है, मतलब उस पे कमेंट्स वमेंट्स आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूट्यूब पे डाल दूँ क्या, बट मेरे को एडिटिंग वगैरह आती नहीं थी। तो मैंने सिर्फ अपना वॉइस ओवर किया, एंड अपना वॉइस ओवर ब्लैक स्क्रीन पे वॉइस ओवर करके उसको एज अ वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। देन यूट्यूब पे अपलोड करते करते जो होता है ना कि जब तुम एक स्टेप लेते हो तो अगले स्टेप तुम्हें दिखने लगते हैं सामने। तो अब मैं पोइट्री जब लिखने लग गया, डालने लग गया, तो इंटरनेट ना मुझे खुद रिकमेंड करने लगा पोइट्री वाली चीज़ है। तो उसी पे गूगल पे एक दिन रिकमेंड हो गया कि ओपन माइक इवेंट हो रहा है तुम्हारे पास में। अच्छा। हाँ, तो मैं गया, मैंने उस पे रजिस्टर कर दिया। मुझे हमेशा से परफॉर्म करना था, बस पर मैं अपना लिखा हुआ आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया था, कि मुझे डर लगता था कि मैंने कैसा लिखा है। बट मैंने कहा कि शायद लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो एक बार ट्राई करना चाहिए स्टेज वेज कैसा होता है, क्या कैसा रहेगा। 5 मिनट का स्लॉट था ओपन माइक में परफॉर्म करने का। वहाँ पे लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि मेरी हालत ख़राब हो गई कि मैं कैसे अपना पीस यहाँ पे परफॉर्म करूँ। यहाँ पे तो बहुत मतलब बढ़िया लोग आए हैं। right. 5 मिनट का स्लॉट था। मैं गया स्टेज पे, मैंने 5 मिनट का पीस याद करके गया था अपना। मैंने कहा 5 मिनट तो नहीं खड़ा रह पाऊंगा यहाँ पे। मैंने और अपना किस चीज पे था ये पीस? पीस वही था, मतलब रिलेशनशिप के ऊपर ही था। राइट। वन साइडेड लव के ऊपर था। I've heard that one. तो फिर मैंने वो जो पीस, आपकी फ्रेंड थी, हाँ हाँ, जो जो फ्रेंड नहीं रही जब आपने उसको बताया कि तो वो सर। पीस मैंने सुनाया वहाँ पर। और जैसे ही 2 मिनट हुए और मैं वहाँ से स्टेज पे भागा, और मैंने अच्छा नहीं किया था वो। मुझे ऐसा खुद से लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया, बट मैं खुश भी था कि चलो ठीक है, ट्राई किया, स्टेज पे गए पहली बार। एंड वो मोमेंट था कि वो वीडियो जब यूट्यूब पे गया ना उनके चैनल पे, तो वो वायरल हो गया वहाँ पे जो आपको लगा था कि वो कि आपने ठीक हाँ, अच्छा नहीं नहीं किया, किया है वो। कि मैं बीच में और छूट मुझे गए। लगता है ऐसा ही होता है कि जो तुम्हारा बेस्ट तुम्हें लगता है ना कि नहीं है, वही चल जाता है, और जो तुम्हें लगता है ना जिस पे तुम पूरी राइट। मेहनत करके बनाते हो, राइट। वो नहीं चलता कभी कभी। तो वो चल गया। उसके बाद मैं कॉलेज में थोड़ा थोड़ा फेमस हो गया, मतलब कि हाँ ये वीडियो बनाता है, ये पोएम्स बनाता है, और ये ऐसे परफॉर्म करता है। तो कॉलेज के भी इवेंट्स में मैंने कभी कभी परफॉर्म किया। तो वहाँ पर फिर मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट डे ही सोचा था इंजीनियरिंग के कि यार मुझे कुछ ना ढूंढना पड़ेगा, कुछ सेकंड ऑप्शन ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो 4 साल के बाद ना, क्योंकि मुझे टेक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो क्या पता मुझे जॉब करनी पड़ जाए यहाँ पे। तो एक ना ये जेल है मेरी, इसमें सुरंग ढूँढनी पड़ेगी एक। तो वो सुरंग क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? फिर वो सुरंग मेरे को यूट्यूब में दिखी। तो मैंने सोचा कि अब इसको ना रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, रेगुलरली ओपन माइक में जाना स्टार्ट करेंगे। कॉलेज की टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए मुझे, कि जब मेरा ओपन माइक होता था ना, तो मैं उनसे बोल देता था प्लीज़ अटेंडेंस दे देना, मुझे यहाँ जाना है। तो टीचर्स कहते थे हाँ हाँ जाओ जाओ, बस हमें एक पीस सुना देना हाउ आकर वापस। लवली, ओह माय गॉड, हाउ लवली। अटेंडेंस दे देंगे। हाउ मैंने कहा लवली। ठीक है। तो फिर मैं ओपन माइक्स में से जाने लगे, और फिर तुम जाते हो अलग अलग जगह पर, तुम्हें लोग मिलते हैं अपने जैसे, और फिर तुम उससे सीखते हो। तो ऐसे ऐसे कर करके होता गया। फिर मैंने सोचा कि
देखते हैं फिर थर्ड फोर्थ ईयर तक जब प्लेसमेंट में बैठने की बारी आई तो अम, इतना हो गया था कि मैं सोचा कि प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, बट घर पे क्या बोलूँगा तो एग्जैक्टली आई थिंक ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं घर पे क्या बोलूँगा, घर पे क्या बोलूँगा, मैंने क्या कहा बोलूँगा कि ऐसे मैं तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं, मैं हाँ, 4 साल बीटेक के बाद मैं जॉब के लिए नहीं घुस रहा हूँ। ऐसे तो बोल नहीं सकता था मैं घर पे कि मुझे ये करना है क्योंकि कोई स्कोप तो है नहीं, उसमें कुछ है नहीं अभी। मैंने कहा कि बट प्लेसमेंट में बैठूंगा और गलती से भी अगर क्लियर हो गया तो करना तो पड़ेगा। एंड तो मैंने घर पे बोला पापा को कि मेरी ना इस सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, वो तो मुझे ना प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं देंगे। तो मैं ट्राई करूंगा बाद में ऑफ कैंपस कभी बैक क्लियर करेंगे ना, ऑफ कैंपस कभी ट्राई कर लूंगा। पापा ने कहा ठीक है, अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, प्लेसमेंट बैठने ही नहीं देंगे तो फिर जब वो टाइम निकल गया प्लेसमेंट वगैरह वाला, उसके बाद वीडियो जो है पापा के पास पहुंच गई, कोई तो वीडियो, तो पापा ने देख ली कि ये क्या है, मतलब क्या कर रहा है ये वो। पापा को हमेशा से है कि पढ़ाई से बहुत वो है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कि इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। मैं बचपन में जब ऐसे गाने भी गाता था, मैं बाथरूम में बहुत गाने गाता हूँ, तो बोलते थे ये गाने वाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो, और ये बाथरूम में गाने गाने से क्या होगा, गाने तो स्टेज पे गाओ। फिर जब स्टेज पे देखा लवली, ओह वाओ। तो लगा कि हाँ ठीक है, कुछ कर रहा है शायद। तो मुझे ऐसा कभी बोला नहीं कि मत करो या ये करो, मुझे ऐसा बोला कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा मे बी, तो इसके साइड बाय साइड अगर कुछ देखना है तो वो देख लो, बट अच्छा कर रहे हो तो देख लो क्या करना है अब। जब उन्होंने देखा ना कि व्यूज़ आ रहे हैं ठीक ठाक, तो ठीक है करो, अब घर से मतलब ठीक ठाक सपोर्ट मिला ही है, मम्मी वगैरह भाई बहन हैं। लवली, व्हाट अ लवली स्टोरी एंड जस्ट सो इंस्पिरेशनल कि एक्चुअली इंजीनियरिंग छोड़कर बीटेक में टू हैव दैट करेज एंड गम्शन टू से कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और जो मुझे लगता है मुझे करना है मैं वो करूंगा। लेकिन हम काफ़ी टाइम हम टूट जाते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए और हमारे को व्हाट वी हैव टू एंड व्हाट वी वांट टू और व्हाट वी शुड वर्सेस व्हाट वी वांट टू। तो एक ये वो लाइफ में एक हमारे को एक आई मीन सो मेनी यंगस्टर्स आई मीन उनका ये होता है कि नहीं आपको अपनी लाइफ बनानी है, ये पिछले 20s में आपको कुछ ज़ोर से काम करना है जैसे और 30 तक तुम रिटायर हो सको, 30। 30 तक तुम रिटायर हो सकते हो। दूसरी तरफ होता है कि नहीं नहीं अभी तो आपको अपनी लाइफ जीनी होती है, यू नीड टू एक्सप्लोर कि लद्दाख जाओ, घूमो, कश्मीर घूमो, अलग अलग करियर स्टार्टअप ट्राई करो। और दूसरा है कि नहीं हमें एक ये वे फॉलो करना होता है। तो कैसे बैलेंस करते हैं इन इन दो अलग अलग आवाज़ों को? मुझे लगता है कि मैनेज करना होगा ना तो हो जाएगा मैनेज, और और तुम्हें हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ऐसे नहीं देख सकते कि मैं करियर में कुछ कर रहा हूँ तो मैं रिलेशनशिप्स को वैल्यू ना करूँ, या रिलेशनशिप्स को वैल्यू दे रहा हूँ तो करियर को ना करूँ, तो दोनों के अलग अलग वो होनी चाहिए। और मुझे लगता है ना ये एज होती है राइट। 20 से 30 35, ये वाली एज होती है ना, ये नई नई चीज़ें ट्राई करने की एज है, और मुझे लगता है कि ट्राई करनी चाहिए। और क्योंकि बुढ़ापे में तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, बुढ़ापे में आपने, मेरा सपना है बुलेट लेने का, बूढ़ा 60 साल 70 साल में मैं क्या बुलेट चलाऊंगा ना, तो वो भी है। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, आप, आपके कुछ सपने भी थे कि मुझे ये करना है, फॉर एग्जाम्पल सिंगर बनना था मुझे, या ये करना था मुझे, आपकी वो सपने थे, और एक अब आपकी एक सर्टेन एज हो गई है कि अब आपको घर भी संभालना होगा, थोड़ा बहुत पैसे का आपको करना पड़ेगा, तो तो मेरा ये है कि आप जॉब ले लो, जॉब ले ली, देन और जो भी आपकी हॉबी थी ना उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो हॉबी जो है आपको कभी भी राइट रिटर्न दे सकती है राइट कुछ ना कुछ। जब राइट मैं कॉलेज में था तो राइटिंग मेरे पास ऐसे वापस आ गई थी कि पता नहीं, शायद यूनिवर्स का कोई साइन था कि भाई तू लिख, राइट ठीक है, तेरे को ये सिचुएशन हमने इसलिए दी है कि तू लिख, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे क्या। तो आप जॉब करो, फिर जॉब में छुट्टियां होती हैं, आप पैसे कमाओ, छुट्टियां लो, जॉब में छुट्टियां मिलेंगी, एंड घूमने जाओ। मुझे लगता है एवरी 3 4 मंथ्स तक घूमने जाना चाहिए, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, क्योंकि एज है, यही एज है ये सब करने की। और रिलेशनशिप भी मैनेज करो, करियर भी मैनेज करो, क्योंकि क्या है ना, अगर रिलेशनशिप अच्छी है तो करियर में बहुत हेल्प करेगा, राइट आपको उधर ध्यान ही नहीं जाता फिर। वरना जैसे एक टाइम पे ऐसा था कि मैं ना बहुत डेस्परेट हो गया था
कि ना मुझे कोई लाइफ में चाहिए यार बात करने के लिए। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। दोस्त भी इधर-उधर बिज़ी हैं, ठीक है? सब अपने-अपने काम में बिज़ी हैं। कोई बात करने के लिए नहीं है। मैं रात में बैठा हूँ, मुझे किसी से बात शेयर करनी है, कुछ मैं करनी है, घर वालों से नहीं करता हूँ मैं सारी बातें शेयर नहीं कर सकता, है ना? बहुत पर्सनल-पर्सनल बातें होती हैं, राइट, नहीं शेयर कर सकते राइट, कि व्हाट यू आर फीलिंग, वो और परेशान होंगे। तो कोई चाहिए बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो मैं हो गया था डेस्परेट और इतना डेस्परेट हो गया था मैं कि प्लीज़ डोंट जज मी। मैं गूगल पे गया। मैंने लिखा 5 बेस्ट डेटिंग ऐप्स। मुझे नहीं पता था डेटिंग ऐप्स के नाम है, मुझे बस बम्बल, टिंडर ही पता थे राइट, और उसमें राइट, बहुत सारे आ गए 5, राइट, तो मैंने पाँचों इंस्टॉल कर लिए, है ना? फिर मैं कर रहा हूँ, मैचेस आ रहे हैं पर कुछ फील ही नहीं हो रहा मुझे, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। मैंने गुस्से में आके एक दिन वो भी अनइंस्टॉल कर दिया। तो वो जो लोनलीनेस होती है ना, राइट, वो वाली लोनलीनेस, उसकी वजह से आपके करियर पे भी इफेक्ट पड़ता है। राइट, ये मैंने देख लिया था कि भाई मैं अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर रहा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कुछ ढंग से ना, मेरे को बार बार हिट कर रहा है यार कि कि वो नहीं है, वो नहीं है, कोई राइट, है नहीं, मतलब राइट, मैं किसको बताऊं बात। और मुझे लगता है कि मुझे दोस्त भी ना ऐसे ज़्यादा बनाने नहीं आते। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बात करूँ, मेरे को बात करनी नहीं आती थी पहले ना, ऐसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती थी। तो मेरे दोस्त भी ज़्यादा नहीं है, मेरे बहुत कम दोस्त हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बात होती है। राइट, वो वाली चीज़ है, मेरे ऐसे नहीं है। मेरा भी ना हमेशा स्कूल में ऐसे 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 ड्रीम था कि यार मेरा भी ना एक 6-7 लड़कों का ग्रुप है ना, ऐसा ग्रुप होना चाहिए यार, ठीक है? अ, और मुझे लड़कियों से भी बात करनी नहीं आती थी। दूसरों को देखता था कि लगता था यार लड़कियों से बात कैसे करते हैं? मैं लड़कियों को बहुत वैसे कंसिडर करता था कि अलग ही है यार ये, अलग ही प्रजाति है कोई, ठीक है? तो ऐसा, तो अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं बात करूँ। तो और जब मेरा रिलेशनशिप हुआ ना, तब उस रिलेशनशिप ने, अंदर से आप हैप्पी हो जाते हो। राइट, तो जब आप अंदर से खुश हो ना, तो फिर सब कुछ निकल कर आता है। तो जब मैं अंदर से खुश था ना, तो मैं बता नहीं सकता, वो 2 साल का रिलेशनशिप था। उन 2 सालों में करियर में मेरे इतनी हेल्प हुई ना, क्योंकि मैं खुश हूँ, बस इसीलिए, क्योंकि मैं बिकॉज़ आप खुश हूँ, खुश करियर में हो, इतनी हेल्प हुई है यू ना। आर हैप्पी इन योर हाँ, मैं बता नहीं सकता, मेरे को स्पॉटिफ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे ही मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया ना, 2-3 महीने के बाद, शायद वो लकी थी मेरे लिए, क्या था, 2-3 महीने के बाद मुझे स्पॉटिफ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया पॉडकास्ट का कि ये करना है, ये पॉडकास्ट करना है, ये होने लग गया। मैंने बहुत सारी नई-नई चीज़ें ट्राई करी। मेरे को ना बहुत चुल है। मेरे को हमेशा लगता है कि यार नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। भले वो चले ना चले, बट मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो पैसे नहीं होते थे पहले, बट जब पैसे आ गए तो मैंने सोचा नहीं यार, एक ना म्यूज़िक वीडियो बनानी जिसमें ना मैं ना थोड़ा-सा ऐसे एक्टिंग भी करूँ। मेरी चुल है। आई वांट टू बी द सलमान खान। भले वो चले ना राइट, चले, पर मेरे को बनाना है। राइट, तो मैंने बनाया, एवरेज चला वो, अच्छा नहीं चला, एवरेज चला। बट आई वाज़ हैप्पी कि मैंने ट्राई किया। तो मुझे लगता है हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ठीक है? हर चीज़ को मैनेज करके चलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है ना कि मैं रात में 3 साढ़े 3 सोता हूँ और सुबह 8 साढ़े 8 उठता हूँ। अब मेरी आदत हो गई, मेरा लाइफ़स्टाइल 1 साल से ऐसे ही चल रहा है, मेरा लाइफ़स्टाइल बन चुका है कि इतने बजे सोना है, क्योंकि एक तो ये भी हो गया है कि ब्रेकअप के बाद ना मैं खाली बैठ नहीं सकता। क्योंकि जब भी मैं खाली बैठता हूँ ना, तो मुझे ना हिट करता है। पता नहीं क्यों, 1 साल, 1.5 साल हो गया है ब्रेकअप को भी, पर अभी भी लगता है कि अ, कुछ रह गया है, तो मैं खाली बैठ नहीं सकता। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ ना मुझे चाहिए भरने के लिए। तो मैं भी शायद भाग रहा हूँ और मैं इग्नोर करता रहता हूँ उस फीलिंग को, उस इमोशन को। तो उस फीलिंग को, इमोशन को इग्नोर करने के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, ठीक है? दिन से रात तक मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इतना थक जाऊँ ना रात में 3 साढ़े दैट 3 यू बजे, जस्ट स्लीप। कि जस्ट मैं बस ऐसे बेड पे लेटा और मैं सो गया। तो आपने बहुत सारा काम किया जब आप रिलेशनशिप में थे और फिर आपने उससे ज़्यादा काम किया जब जब आपका ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया। रिलेशनशिप में जब मैं था ना, तो मैं बहुत खुश होकर काम करता था। मैं उस टाइम पे ना, मेरी हैप्पी पोएम ज़्यादा निकलती थी। जी, रिलेशनशिप वाली पोएम्स मेरी ज़्यादा निकलती थी। अब मेरी सैड वाली पोएम ज़्यादा निकलती है, ऐसे ब्रेकअप वाली, लोनलीनेस वाली, ये वाली ज़्यादा निकलती है। तो ठीक है, दोनों फेजेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो बट काम कर रहे हैं, तो काम करना चाहिए। और बीच में फिर मैं कभी 3-4 महीने में एक आध ट्रिप ले लेता हूँ, 3-4 दिन की, बस बढ़िया है। आई लव दैट। बट एक्चुअली व्हाट आई लव इज़ जो आपका एटीट्यूड है कि आप जिस फेज़ में हैं, आप एक्चुअली उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं वर्सेस ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम इट। हाँ, बहुत लोग हैं ना, जैसे अ, बहुत लोगों का क्या, मेरे दोस्त हैं ऐसे, कुछ दोस्त हैं जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, जब या फिर जो भी ऐसे उनसे कुछ डील कर रहे हैं, तो वो कैसे डील करते हैं, वो नशे करेंगे। मुझे लगता है कि नशा जो है,
तुम्हें सही लगता है, उस टाइम पे सही लगता है, बट वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा। जो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि तुम उसको एक्सेप्ट करो, हो गया, अब अब क्या कर सकते हो? मेरे को लगता है कि लिखने से इमोशंस बाहर आ जाते हैं। सो एक मिनट, लाइक आई जस्ट गो बैक टू दिस थिंग ऑफ हम लव को देखते हैं, वो काफ़ी रोमांटिक होता है, एक बहुत बॉलीवुड मूवी, हमारा एक सुंदर सुंदर गाने हैं, वी ऑल इंजॉय टॉकिंग अबाउट लव, बट मतलब आई वुड लव टू टॉक अबाउट ब्रेकअप, कि एक्चुअली जब ब्रेकअप होता है तो इट्स नॉट जस्ट ब्रेकिंग अप विद दैट पर्सन, बट एक शायद रिलेशनशिप है, एक ड्रीम है, एक स्टोरी है जो अपने 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 यू ड्रीम टुगेदर। तो एक्चुअली ब्रेकअप क्या सिखाता है आपको अपने बारे में, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का ना ब्रेकअप होना चाहिए, एक बार दिल जो है ना बहुत ज़ोर से टूटना चाहिए। रियली? क्योंकि और मुझे लगता है जल्दी टूटना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जितना टाइम लेगा वो टूटने में, तो उतना आप डिले करोगे अपने उस चीज़ को। तो ब्रेकअप ने मुझे क्या सिखाया? ब्रेकअप ने मुझे सिखाया कि लोग टेम्परेरी होते हैं, जिसको जिसको जाना होता है वो जाएगा। तुम उसको कितना भी पकड़ने की, अपने पास रखने की कोशिश करो, जिसको जाना है वो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ब्रेकअप ने ना मुझे, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाया करता था। राइट। मुझे डिटैचमेंट थोड़ा-सा सिखा दिया। मैं ना फीलिंग्स ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व नहीं करता हूँ चीज़ों में, क्योंकि मेरा पहले ऐसा था कि किसी से थोड़ी बहुत बात हुई एंड हो गया, बढ़िया लग रहा है, अटैच हो गए, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा-सा ना लोनली टाइप का रहा हूँ, तो मेरे से कोई भी थोड़ी प्यार से बात करता है ना, तो मुझे लगता है कि बढ़िया इंसान है। ठीक है, इससे बात करने में मज़ा आ रहा है, तो ये रहेगा साथ। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, दोस्तों ने घोस्ट कर दिया। राइट। तो अ, ब्रेकअप ने ना मुझे थोड़ा-सा डिटैच होना सिखा दिया है। अब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ किसी से, और मुझे लगता है कि ब्रेकअप के बाद मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लिखने लग गया हूँ। अच्छा। तो तो वो मेरे लिए सही है। अ, अब मेरा ऐसा हो गया है कि जब दुःख आता है ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ। रियली? अब मिल गया कंटेंट, अब लिखेंगे। वाओ! मुझे लगता है कि आपको ना अपने पेन को मोनेटाइज़ करना आना चाहिए। ठीक है, लवली। हो गया, आपको दर्द हो रहा है, जी। बट क्या करोगे उसे? नशे करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। अम, कुछ करते हैं जिससे अपना दुःख ही सुना देते हैं लोगों को, पैसे भी मिल जाएँगे। मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, क्या इज़ इट हार्डर फॉर यू टू एंटर, क्या आप ज़्यादा कॉशियस हो गए हो रिलेशनशिप में घुसने में? क्या आप, डू यू नो योरसेल्फ बेटर आफ्टर दैट, कि अब मुझे पता है कि मेरे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या मैं करूँगा, क्या नहीं करूँगा? क्या अपने आप को ज़्यादा जानने लग गए हैं, या इट्स स्टिल द सेम? मुझे लगता है ब्रेकअप के बाद ना मुझे अम, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं। मैं पहले जब मैं अभी रिलेशनशिप में था, तो मैं बहुत कूल, जैसे कूल बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो कूल था मैं। 1% की इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। ठीक है? पूरा ट्रस्ट है मुझे तुम पे। उसके फीमेल फ्रेंड्स से ज़्यादा मेल फ्रेंड्स थे। बट मैं कूल हूँ, पूरा ट्रस्ट है मुझे तुम पे। बट एंड में ऐसा हुआ कि अभी वो किसी उन्हीं मेल फ्रेंड में से एक के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि मुझे अभी अभी पता चला है। तो अब मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ गए हैं थोड़े से, कि अब मैं अगर सेकंड रिलेशनशिप में जाऊँगा ना, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाऊँगा। थोड़ा-सा मुझे लगेगा कि अ, नहीं यार, मतलब, और आपने देखा है कि आपने शायद नोटिस किया हो कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसमें कभी भी ब्रेकअप में मतलब चीट होके ब्रेकअप नहीं होता। हमेशा जो अच्छे खासे रिलेशनशिप होते हैं ना, उसी में चीटिंग होती है। कभी आपने नोटिस किया है? क्या होता है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जब टूटता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें बंदे ने ना किसी ने चीट किया है। हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर टूटेगा तो बिहेवियर की वजह से, किसी और रीज़न से टूटेगा। चीटिंग होती है जब सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है। चीटिंग इज़ अ चॉइस। जब तुम्हें लगता है ना कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये माफ़ कर देगा, तब आप करते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको डर रहता है कि मैं अगर कुछ करूँ, तो उसका डर है एक।
तो इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना, मुझे लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप ज़्यादा चलते हैं आजकल। Wow. इसी और चीटिंग ज़्यादा होती है अच्छे रिलेशनशिप्स में। तो मतलब जो कोई अच्छा है ना, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, Wow. सिंपल सी बात है। तो मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही कूल था, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था, शायद वो भी बहुत बढ़िया थी, मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया है। तो ना मुझे बस एक चीज़ चाहिए, मुझे अभी तक क्लोज़र नहीं मिला है क्योंकि हमारी ना आखिरी बात नहीं हुई है अभी तक। तो मुझे बस एक चीज़ चाहिए कि वो मिले मुझसे और बस बता दे कि क्यों। बस मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा क्योंकि अ, 2 साल में हमारे इतने कोई ऐसे झगड़े भी नहीं हुए, हम बहुत बढ़िया, Have you reached out to her? Yeah. Does she know? बहुत एफ़र्ट्स किए मैंने। मेरा ब्रेकअप हुआ 31 दिसंबर को, न्यू ईयर विश करते हुए वीडियो कॉल पे। उसने बोला, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये ब्रेकअप ही कर रही है क्या? मतलब या ऐसे ही होता है ना बीच-बीच में Right, रिलेशनशिप्स में right, छोटे-छोटे ब्रेकअप right, होते हैं, मुझे right, लगा ये छोटा वाला ब्रेकअप है शायद, right. बड़ा वाला तो नहीं है। क्या ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बात करते हैं, मिल के बात करते हैं। उसने कहा नहीं, नहीं मिलना, नहीं मिलना नहीं है। मैंने कहा नहीं, नहीं मिल के बात करेंगे यार, ऐसे कॉल-वॉल पे मुझे नहीं समझ में आता, कॉल टेक्स्ट पे ऐसे ब्रेकअप करना। मैंने कहा नहीं, मिल के बात करेंगे। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे कर सकती है, बिकॉज़ हमने ना आगे के प्लान्स बना रखे थे अपने पूरे कि यार जनवरी में इस ट्रिप पे जाएँगे और ये करेंगे एंड देन इधर जाना है, ये पूरा ऐसे पूरा हमने प्लान बना रखा और एकदम से ही मेरे पास न्यूज़ आती है कि यार ब्रेकअप करना है। क्यों करना है? कोई मतलब वो नहीं, बस करना है। और मेरे को लगा कि ऐसे ही होगा, मिलेगी। मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था अगले दिन, फिर मैंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, उसका कोई Just ghosting. घोस्ट नहीं किया, उसने वन वर्ड रिप्लाई किया, ओके, फिर मैंने टेक्स्ट किया। मैं तो नॉर्मली टेक्स्ट कर रहा था, मुझे लगा कि ऐसे ही है। फिर जब वो बहुत वन वर्ड रिप्लाई आ रहे थे तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कि नहीं करनी है बात अब जितना बात करेंगे उतना खराब होता है। मैंने कहा वो सीरियस था क्या सब? तो उसने कहा हाँ, मज़ाक थोड़ी ना कर रही थी। फिर मैंने कहा नहीं मिलना है मुझे। तो उसने कहा कि नहीं मिल सकता। मैंने कहा मैंने कॉल किया, उसने मेरे कॉल्स नहीं पिक किए। फिर मैं उसके सीधा घर चला गया। फिर मैं घर गया तो वो मेरे से तब भी नहीं मिली। उसने कहा कि नहीं यार अभी नहीं मिल सकती, मैं पक्का कॉल करूँगी तुम्हें, अभी मम्मी घर पे है, अभी प्लीज़ यहाँ पे ऐसे ड्रामे-व्रामे मत करो, मैं पक्का कॉल करूँगी तुम्हें। मैंने कहा तुम उठा थोड़ी ना रही हो कॉल, पिक थोड़ी ना कर रही हो, कैसे कैसे बात होगी? ऐसे थोड़ी ना ब्रेकअप होता है यार। तो उसने कहा कि मैं कॉल करूँगी, करूँगी। उसका कॉल कभी आया नहीं। मेरे जाने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसका जो घर था वो शिफ्ट कर चुकी है वहाँ से, वो रहती नहीं है वहाँ पे। तो अब ना मुझे उसका एड्रेस पता, ना नंबर, मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। तो फिर धीरे-धीरे मुझे बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में। तो वही है कि That closure is not there, but क्लोज़र really, honestly, if you're listening to this podcast, you need to have a conversation. And I think in any relationship, मतलब आपको बात करके आपको बात, you need to close conversations, because we feel कि हम ना बात करके it's something that will always stay with her, with you. मतलब you can't run away from problems. अब मुझे ऐसे लगा कि वो भाग रही है, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इसमें? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। और गलती है तो बताएगी ना मुझे ऐसे। At least you want to understand and you want to create that हाँ, space with मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें जाना है, तुम जाओ, बट बता कर जाओ। and at least और have that respect कि यार इतने साल रहे हैं हुँ, या हमने टाइम स्पेंड किया है तो एंड इसका मुझे इस बात का बहुत दुःख होता है कि उसको पता था, उसको पता होगा कि जब वो जाएगी ना, तो ये पागल हो जाएगा, ये टूट जाएगा, बहुत मतलब बुरा हो जाएगा इसके साथ। तब भी उसने वो किया, तब भी शी घोस्टेड, तब भी उसने बात नहीं की, तब भी नहीं मिली। तो मुझे इस बात का बहुत दुःख होता है, अभी भी कभी-कभार हिट कर जाती है चीज़, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अब ना उसकी अब ब्लॉक दूँ, बट प्रोफ़ाइल तो स्टॉक कर ही सकते हैं दूसरे के अकाउंट से। बट क्या आपको लगता है कि एंड जस्ट वी इन आवर रिलेशनशिप्स हम थोड़े कैजुअल हो गए हैं कि हम रिलेशनशिप्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते जितना देना चाहिए. एंड आई टेक वन लेवल डीपर, राइट? आई रिमेंबर कि आई एम 1 or 2 generations away from you guys. लेकिन हमारे टाइम में और यू नो
शादी वॉज अ गिवन, हम्म, राइट, कि शादी तो करनी ही है। अब वो मतलब मेरी 23 पे हुई है, फिर वो 26 पे हो, 28 पे हो, इट वाज अ गिवन। हम्म, इफ अ गर्ल एंड अ बॉय लाइक ईच अदर, देन आप शादी करोगे, अपनी लाइफ साथ बनाओगे। अब नाउ मैरिज हैज़ बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब लड़कियां भी बोलती हैं, मैं देयर बी स्टडीज विच विल से सिंगल वुमेन आर हैप्पियर, ये वो। तो लोग इसको ना एक चॉइस की तरह देखने लग गए हैं। तो जैसे आई विल से कि वो स्टीव जॉब्स बोलते थे ना कि मैं हर रोज़, या मार्क ज़करबर्ग बोलते हैं कि हर रोज़ सुबह मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता हूँ, तो मेरे को चॉइस मतलब ना हम्म, सोचना नहीं पड़ता। तो मुझे आजकल लगता है रिलेशनशिप्स में एक वो चॉइस हो गई है कि हाँ, हम रह सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं। अ, नहीं, हम शादी नहीं करेंगे लेकिन हम साथ रहेंगे। नहीं, हम साथ रहेंगे लेकिन हमारी और भी रिलेशनशिप्स होंगी। हम्म। मतलब लेकिन मतलब एंड आई जस्ट, फॉर मी, आई एम कंफ्यूज्ड। बट आपको क्या लगता है, क्या ये हम इतनी चॉइसेस रिलेशनशिप्स की महत्व की इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं, या इट इज़ गुड फॉर पीपल टू बी इंडिपेंडेंट एंड एक्सप्रेस व्हाट दे वांट? पहले के टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, जी। तो हम बहुत लिमिटेड लोगों को जानते थे। राइट। और तो हमारे पास भी चॉइस नहीं थी, राइट। है ना? तो शादी हो जाती थी and बढ़िया चलता था सब। बट अब के टाइम पे क्या है ना कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गए। सोशल मीडिया, अब हम पूरी दुनिया का एक्सेस है हमारे पास। उधर क्या चल रहा है हमें पता है, इधर क्या चल रहा है हमें पता है। डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तुम हम ग्रांटेड लेने लग गए हैं रिलेशनशिप्स को। और मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि अ, हर चीज़ में ना रिलेशनशिप ही सफ़र करती है। राइट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप को ना बहुत अलग तरीके से देखते हैं। जैसे अ, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप में ना सबसे जो होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए सबसे पहले। जी। अगर तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तभी तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हो, बढ़िया। बट उसको ग्रांटेड लेते हैं लोग। जैसे एक स्टोरी है कि एक लड़की ने एक लड़के से ब्रेकअप कर लिया। रीज़न ये था कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। तो क्यों? पापा से ब्रेकअप किया, मम्मी से ब्रेकअप किया, भाई बहन दोस्त, नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिलेशनशिप टूटेगा। मतलब समझ में नहीं आता। इतनी चॉइसेस बढ़ गई है शायद इसीलिए कि अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। जहाँ से अटेंशन मिलेगी ना, आप वहाँ से आपको वैलिडेशन चाहिए। आपको हर जगह से मिल रही है वैलिडेशन। ठीक है, डेटिंग ऐप्स पे इतने ऑप्शंस हैं ना, आपके मतलब फिंगर टिप्स पे आपके मैचेस जी। पड़े हुए हैं। जी। भाग रहे हैं लोग इधर से उधर, उनको पता ही नहीं है कि उनको अभी ना खुद समझ नहीं आ रहा है कि चाहिए क्या। और मुझे लग रहा है शादी से ना इसलिए भी लोग डर रहे हैं कि आजकल अम, मुझे खुद डर लगता है शादी से। रियली? मुझे ये लगता है कि अम, मुझे इसलिए डर लगता है कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। राइट। प्रेशर, एक अलग सा प्रेशर आया था। वो शायद मुझे इस एज पे लग रहा है। शायद मैं अभी 4 साल ज़्यादा हो जाऊंगा तो मेरे, क्योंकि अभी मैं खुद को अभी ना सेटल्ड फील नहीं करता हूँ कि मैं अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। बट एक डर वो भी है लोगों का। अभी मैं बहुत दोस्तों से बात करता हूँ, डिवोर्स वाला, राइट। एलिमनी वाला डर। ओह माय गॉड, हमने पूरा एपिसोड किया था बात ऑन डिवोर्स लॉज एंड हाउ दे आर सो एंटी मैन, कि हम्म। लड़कों को डर लगता है कि शादी हो गया और प्रॉब्लम हो गई तो फिर। आजकल ये पता नहीं शायद बिजनेस बना लिया है। मतलब बहुत सारी स्टोरी सुनी है मैंने कि शादी हुई एंड 2 महीने के बाद डिवोर्स एंड एलिमनी लेके हो गया सेटल्ड। तो इसलिए भी मे बी डर लगता है। मुझे इसलिए डर लगता है फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है। एंड मुझे नहीं चाहिए वो घचड़ पचड़। मुझे है कि हम दोनों साथ रहें, काफ़ी। फैमिलीज नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, मुझे ऐसा तो लगता है। क्या सोल्यूशन लगता है आपको? सॉल्यूशन मुझे नहीं पता। इसलिए इसलिए मैं उससे भी कह रहा था कि यार अभी नहीं करनी है शादी। अभी शायद मैं इस एज पे ऐसा सोच रहा हूँ, आगे चल के शायद कुछ अलग सोचूंगा। शायद 4 साल बाद हम पॉडकास्ट करेंगे तो मेरा आंसर कुछ और होगा। नो, बट आई मीन, बिकॉज द रीज़न आई वांट टू आस्क यू इज़ क्योंकि यही आपका माइंडसेट है जो आई थिंक सारे हमारे व्यूअर्स और सारे लड़कों का है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ। बिकॉज एक तरह से जैसे हमने चालू किया था कि वो सोसाइटी का प्रेशर है कि हम्म, 30 साल तक शादी कर लेना, घर बन लेना, ये कर लेना। पर एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि यार आई एम नॉट सेटल्ड येट, मुझे नहीं पता कि ये। तो आप दोनों तरफ से यू आर फेसिंग फायर, राइट, कि इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से। हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि
एक तो हमारा दिमाग भी उसी में चलता है ना कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो जितना मिल जाए ना उतना कम लगता है। तो चाहे मेरे पास चाहे मैं सेटल्ड भी हूँ, पर पता नहीं मैं अभी सेटल्ड फील करता नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि अभी मुझे करना भी नहीं चाहिए सेटल्ड फील। अभी मैं सेटल फील हो गया तो आगे की हसल एग्जैक्टली। एकदम वो हो जाएगी। मैं मेरी ग्रोथ कहाँ से आएगी? ग्रोथ नहीं आएगी अगर मैं अभी सेटल फील हो गया। तो ऐसा कहते भी हैं कि 30 तक ना तुमको अपने काम अपने जॉब्स स्विच करते रहना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर तुम जैसे एक ही कंपनी में सेटल होके बैठ गए, 10 साल तक एक ही कंपनी में हो, तुम्हें स्विच करना आता ही नहीं है। राइट। रिसेशन आ गया, अब तुम गए ना काम से, तुम्हें स्विच करना ही नहीं आता, तुम तो एक कंपनी में सेटल्ड थे, कंफर्ट। तो मुझे लगता है कि ये भी है कि अभी इस एज पे कंफर्ट जोन नहीं आना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, इधर उधर घूमो, ये करो वो करो, अभी सेटल फील करने की जरूरत नहीं है। 30 के बाद देखेंगे। But that's really, really beautiful. And like you basically force yourself to be uncomfortable, change करो, experiment करो, take those risks. मतलब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आप वो आंसर दे रहे हो कि डोंट टेक द सेफ पाथ। हाँ। अभी आपका टाइम है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर बैड एट। अभी अपनी लाइफ का 21 साल पे या 22 साल पे डिसीजन मत लो। लाइक बी ओके टू जी लो अपनी जिंदगी जैसे बोलते वही हैं। मैंने कहा ना कि आप अपना सेफ पाथ चूज कर लो एक, क्योंकि एक इनकम तो आती रहनी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो एक इनकम आती रहनी चाहिए, आप सेफ पाथ चूज कर लो, पर खुद को कंफर्टेबल मत होने दो। है ना कि मैं अब 9 to 6 9 to 7 मैं जॉब में लगा रहा हूँ एंड उसके बाद मैं मूवी देखूंगा एंड मैं सो जाऊंगा एंड ये रेस्ट करूंगा। नहीं, 9 to 7 आप जॉब में लगा रहे हो, आप फिर खुद का पैशन आप फॉलो करो। आपको क्या अच्छा लगता था बचपन में, आप वो फॉलो करो। आपको लिखना अच्छा लगता है, आप लिखो। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप डांस। अब तो बहुत इजी भी हो गया ना सोशल मीडिया पे, आप अपना पैशन फॉलो करो, क्या पता फॉलोअर्स बढ़ जाए, क्या पता आप वो जॉब छोड़ क्या दो, कर क्या सकते। पता कुछ भी। मतलब मुझे लगता है ऐसे प्लान नहीं करना चाहिए ना कि 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि एंड आई लाइक व्हाट यू सेड कि अपना हॉबी हमेशा रखना चाहिए बिकॉज दिस बुक बाय शेल सैंडबर्ग एंड वो बोलती हैं कि करियर्स नाउ आर लाइक लैडर्स। करियर्स अर्लियर यूज्ड टू बी लाइक अ लैडर। अब हमारी लाइफ जंगल जिम है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस हो लेकिन आपको क्रिकेट या बेसबॉल भी बहुत पसंद है and आप actually you're doing analysis for finance and baseball, then you become something different. तो जब आपने अलग अलग कि आप इंजीनियर हो, आप बीटेक हो, लेकिन आपको पोएम्स पता है तो आपको टेक और क्रिएटिविटी को आप कंबाइन करते हो तो आप अपना एक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। सो इफ़ यू कैन कनेक्ट योर पैशन विथ योर स्किल्स, आप एक्चुअली कुछ अलग क्रिएट कर सकते हो वर्सेस बीइंग अ सिंपल इंजीनियर या सिंपल जो करियर पाथ लोगों ने बोला हुआ एक है। मैं ऐसी वो भी देख रहा था कोई वीडियो जिसमें वो बताता है कि अम, कोई टीचर है, उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, बट वो ऐसे तो पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को, बट कैमरे के सामने नहीं पढ़ा पाता है। तो आप अभी से ट्राई करो कैमरे के सामने पढ़ाने का, क्योंकि आगे 5 साल बाद ना टीचर्स की जब जॉब निकलेगी ना, तो उसमें यही आएगा ना। उसमें राइट। अभी भी होता है अनअकैडमी वगैरह कि ये स्किल है आपके पास कि नहीं, आप कैमरे पे पढ़ा सकते हो कि नहीं, आप राइट। वीडियो पे पढ़ा सकते हो कि नहीं। राइट। तो मुझे लगता है कि हाँ, अलग अलग चीज़ें आपको करती रहनी चाहिए। एक ही में अगर आप सेटल हो गए ना, कंफर्ट जोन मिल गया तो कंफर्ट जोन, कंफर्ट में नहीं फंसना नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं कंफर्ट में फंसना। नहीं फंसना। um, क्या and we talk about this in क्या if you've been in a relationship with someone, काफी बहुत बोलते हैं अच्छा अब तो ब्रेकअप हो गया है अब हम बट वी कैन जस्ट बी फ्रेंड्स। तो आपका क्या पर्सनल बिलीफ है, कैन यू बी फ्रेंड्स विद एन एक्स? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक्स को भी एक्स मानता हूँ मेरा। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स एकदम से तो नहीं बन सकता है कि अभी ब्रेकअप हुआ एंड अभी हम फ्रेंड्स हैं। बहुत टाइम हो गया अब। ठीक है, अब तुम अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो और मैं अपनी लाइफ में कहूँ, अब हो गए हमें 3 4 साल हो गए। तब मुझे लगता है कि हाँ, तब तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा सा ऐसे फेड हो जाता है, तब शायद तुम फ्रेंड्स बन सकते हो। बट ब्रेकअप के इमीडिएट बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे एंड कोई ना कोई फिर हर्ट होने होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत टाइम हो गया है ब्रेकअप हुए हुए। यू कैन बी फ्रेंड्स।
बट हाउ कैन यू क्रिएट रिलेशनशिप्स जहाँ पे दोनों लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें एंड कम्युनिकेट कर सकें? यू नो, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि लड़के अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो एक फीलिंग होती है। आप कैसे रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे दोनों को एक कम्युनिकेशन अलाउड है या एक्सपेक्टेड है? मुझे लगता है लड़कों को ना यही चाहिए कि ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पर हम ना अ, सबके अंदर ना सारे लड़कों के अंदर एक बच्चा है, ठीक है? वो बच्चा उनको ना बाहर लाना है और उनको ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसके सामने ना वो बच्चे बन सकें। तो एक अच्छी रिलेशनशिप वही है, जहाँ पर ना एक आदमी आपके सामने बच्चा बन रहा है ना, अपना बचपन जी सकता है ना, तो वही है सबसे बेस्ट रिलेशनशिप। और प्यार में लड़के बच्चे बन जाते हैं और लड़कियाँ माँ बन जाती हैं। अच्छा। तो वो माँ जैसा ख्याल रखती है लड़कियाँ, और लड़के एकदम बाहर ऐसे स्ट्रॉन्ग और सिग्मा बन के घूमते हैं। और जब वो अपनी वाइफ के पास या गर्लफ्रेंड के पास आएंगे तो वो एकदम बच्चे जैसे होंगे। तो वो सब बताएंगे उन्हें। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सारी की सारी बातें कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका एक मतलब इतने कंफर्टेबल हो आप कि उसके सामने रो सकते हो, देन मुझे लगता है वही रिलेशनशिप है। तो अगर कम्युनिकेशन आपकी है ना कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, तो उसी से रिलेशनशिप क्रिएट बेटर बनेगी होता और है। अच्छी आप रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हो। क्या आप टिप्स, मतलब या आपकी रिकमेंडेशन में क्या, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू क्रिएट दिस कम्युनिकेशन, मतलब बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय और हस्बैंड एंड अ वाइफ? कैसे आप ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं? कहाँ होता है जो हम ये टूट जाता है? मुझे लगता है कि ऐसा आप स्पेस क्रिएट करो जहाँ पर ना आपको एक दूसरे से कुछ भी बात करने पे घबराहट ना हो, हिचकिचाहट ना हो। जैसे मुझे पता है कि मेरे मम्मी और पापा का रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड। इज़ मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शादी से मुझे शायद इसलिए भी डर लगता है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि मम्मी और पापा का रिलेशनशिप कैसा है। तो पापा वही हैं, मैन मैन कि मुझसे उनका शायद यही है कि कंट्रोलिंग नेचर, जी। कि मैं मर्द हूँ इस घर का, मैं कंट्रोल करूँगा, मेरे सामने तुम ऐसे नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते। तो हम सब डरते थे पापा से, हम सब डरते हैं पापा से कि इनके सामने ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। आपको ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आप कुछ भी बात कर सकते हो, आपसे कोई डरे नहीं कुछ भी बोलने से। तो तो और उसी वजह से ना कि क्योंकि हम बात नहीं कर पाते हैं पापा से, है ना, सारी बातें नहीं कर पाते, हम मम्मी से बहुत क्लोज हैं उसकी वजह से। तो अब पापा को थोड़ा वो भी लगता है कि मम्मी से क्लोज हैं कि अब और हम मुझसे नहीं, मैंने क्या गलत कर दिया। बट गलती तो हुई ना कि बचपन से ही हमें डर लगता था पापा से कुछ भी कहने से। अब जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं तो उसमें डांट पड़ेगी, पढ़ क्यों नहीं रहे, उस पर डांट पड़ेगी। एंड उसी चीज़ को बहुत प्यार से भी समझाया जा सकता है, उसी चीज़ को बहुत वैसे भी समझाया जा सकता है। बट ऐसे डांटना वाटना तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो जब कम्युनिकेशन गैप आ गया तो आप फिर रिलेशनशिप वो बेटर नहीं कर पाओगे आप। ग्रोइंग अप डांटना वाज ऑलवेज ग्लोरिफाइड, कि हाँ डांट पड़ी तो अच्छी बात है, मतलब पापा का तो काम है डांटना। एक वो माइंडसेट ही होता हम्म। था, कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि डांटने के सिवाय भी कोई और तरीका है एक बात बताने का, कुछ समझाने का। डांटना इज इम्पॉर्टेंट, बट अब गलती पे डांटो ना, बड़ी गलती पे डांटो थोड़ा। बट छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं टीवी देख रहा हूँ, उसमें इतनी ज़ोर से डांट देना तो अब जैसे कि मैं लिखता था बचपन में ना, मैं क्योंकि मेरी बहन डायरी एंट्री लिखती थी कि उसको स्कूल में कुछ ऐसा टीचर ने बोला था कि डायरी एंट्री लिखनी चाहिए, ऐसे हैबिट रहनी चाहिए। तो उसने मेरे को बताया था, तो मेरे को लिखना का शौक था, तो उसने कहा कि ये भी लिखा कर ना, डायरी एंट्री भी लिखा कर, दिन में जो भी हुआ उसको लिखा कर। मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था और दिन बहुत गंदी सी राइटिंग में जो भी दिन में हो रहा है वो मैं लिखता था। ठीक है, लिखता था पूरा एक पेज, मैं हर रात को लिखता था, मेरी आदत बन गई थी लिखने की। तो उसमें मैं सब लिख देता था।
आज मम्मी की पापा से लड़ाई हुई और ये हुआ सब लिख दिया। एक दिन वो डायरी पापा के हाथ लग गई। पापा ने देखा ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, ये क्या ही बकवास लिखे जा रहा है, इस पे पढ़ वढ़ रहा है नहीं। और वो डायरी मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का था, वो डायरी पापा ने मेरे सामने फाड़ी है, एक एक पन्ने उसके। तो अब वो तो उसके बाद से ना, उसके बाद जब मैंने बोला कि मैंने लिखना छोड़ दिया था, तो वो यही इंसिडेंट था वाओ! कि मतलब एक बच्चे के दिमाग में क्या ही चलेगा कि लिखने से ना डांट पड़ती है। राइट, लिखने से ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगा कि लिखना इज रॉन्ग, मतलब नहीं लिख सकते तुम। मेरे दिमाग में इतना ही चला कि लिखना इज रॉन्ग। तो मैं लिखने से डरने लगा, मैंने लिखना ही छोड़ दिया। देन वो कहीं से वापस आया, देन तो मुझे लगता है कि हाँ यही है कि गलती पे डांटो। गलती ना, दैट्स सो ब्यूटीफुल जो आपने बोला कि यार वो 6-7 साल के बच्चे को ये नहीं था कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मेरे को ये नहीं हुआ। आपको तो हुआ कि मेरे को लिखना चाहिए तो मैं लिखूँगा नहीं, लिखने से डाँट पड़ती हाँ, है। सो दैट इज़ द थिंग दैट्स इन योर हेड and that is something that's made you and given us so much value today with oh, that's beautiful. But the other thing is, I think आपने social media का एक mention किया. And again, we keep seeing each other. सब हम देखते रहते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. दूसरी तरफ एक वो ना, आई फील इट्स द अटेंशन इकोनॉमी, कि सब हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो सब हमारा इंटेंशन देखते हैं। और काफ़ी टाइम हम ये डिस्ट्रैक्शंस में गुम हो जाते हैं, एंडलेस स्क्रोलिंग में लगने लग जाते हैं, और शायद अपने ड्रीम्स पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, शायद अपनी लाइफ में नहीं वैल्यू क्रिएट कर सकते। तो क्या आपका एडवाइस है टू नॉट गेट स्टक इन दिस वेब ऑफ कि वो क्या कर रहा है, या ऑफ दिस वेब ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्या करें, लेकिन अपने पे कैसे कंसंट्रेट करें? क्या है आपके तरीके जिससे आप अपने को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हो, या प्रेशर से दूर रखते हैं? पहले क्या था ना, 2-3 साल या 4 साल पहले मुझे ना जलन होती थी लोगों से। किसी ने मेरे साथ कही, किसी ने को स्टार्ट किया और वो मेरे से आगे निकल गया, तो मुझे जलन होती थी कि यार वो कैसे आगे निकल गया। तो मुझे ना ऐसे लगता था अंदर से, यार इसने तो मेरे साथ ही किया था, ये आगे कैसे चला गया मुझसे। बट देन ना मुझे एक बात समझ में आई कि सबकी ना अपनी अपनी टाइमलाइंस है, सबकी अपनी अपनी खुद की जर्नी है। तो उसका ये था कि उसको वो जल्दी मिल गया, उसको 2 साल मिल गया, मेरे को 5 साल लगेंगे मिलने में। तो उसके बाद से ना मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला कि जलने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मैं उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। ठीक है, और वो भी है कि कोई एक ग्रो करेगा तो सभी ग्रो करेंगे फिर उसके पीछे पीछे। तो मैं उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि उसने ऐसा क्या किया कि वो कि कि वो यहाँ तक पहुँचा। तो ऐसे करके मुझे भी बहुत हेल्प मिली अपने खुद के लिए कि हाँ मैं भी ऐसे ये स्टेप फॉलो करके मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना, क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हें पता नहीं है कि एल्गोरिथम 3 महीने में चेंज हो जी, जाता था, तो जी, तुम्हें पता नहीं है अभी क्या करना चाहिए क्या। तो हम दूसरों से सीख सकते हैं, जलने के रादर हम सीख सकते हैं। और वो ये कि एंडलेस स्क्रोलिंग वाली आप बात कर रहे हो, तो स्टार्ट क्रिएटिंग, कंज्यूम करने के साथ साथ क्रिएट भी करने लगो। तो उससे तुम्हें और सिर्फ ये नहीं है कि ये नहीं कि क्रिएट करना है, और क्रिएट करने से बहुत ज़्यादा दिमाग खुलता है आपका। जी, कंटेंट बनाने से बहुत ज़्यादा दिमाग खुलता है, बहुत जगह हेल्प करता है आपको। ठीक है, एक तो आप कोई चैनल बना रहे हो यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, वो आप बिजनेस की तरह, कि बिजनेस कैसे ग्रो होता है, मतलब वो पूरा एक मैथ्स है वो। जी, ये थंबनेल लगाइए, इसका सीटीआर इतना है, क्यों है इसका सीटीआर इतना, ये थंबनेल लगाते हैं इसका सीटीआर बढ़ेगा, ये ऐसा ऐसा, बहुत पूरी मैथ्स है वो। तो जब आप इसमें इस चीज़ में घुसोगे ना, तो आपको इसमें मज़ा आएगा। और कंज्यूम करने के साथ साथ आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, मैं तो कहूँगा, क्योंकि उससे बाहर नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है उससे बाहर आना। मैं खुद लगा रहता हूँ, बट मैं लगा हूँ, आइडियाज़ मिल जाएंगे कुछ। जी, तो मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ अपनी, राइट, बट कोई और शायद टाइम वेस्ट कर रहा होगा उस पर। राइट, तो अगर इस चीज़ पे यही कर दिया कि तुम भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है। तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम दुनिया को दिखा सकते हो। और मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करना आसान है, अगर तुमने कंसिस्टेंटली 3 महीने डेली वीडियोस डाली ना, तो तुम देखोगे 2-3 वीडियोस तुम्हारी मिलियन पार है। ये मैंने देख लिया, मैंने 2-3 पेज बनाए हैं
ठीक है, एक आध पेज तो ऐसे बनाए हैं जिसमें खुद से प्रमोट भी नहीं किया कभी, बस ऐसे डालें डालें डालें। उसमें से अभी तक मैं 102 वीडियोस डाल चुका हूँ, उसमें 3 वीडियोस मिलियन वाह! पे जा चुकी है, और वो मैंने प्रमोट भी नहीं किया है वो पेज कहीं। वाह! तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स पे व्यूज़ लाना इज़ वेरी इजी, यूट्यूब इज़ वेरी टफ, लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ लाना इज़ वेरी टफ। वो पूरी मैथ्स है, वो पूरी साइंस है यूट्यूब। तो मुझे लगता है कि कंज्यूम करो, अच्छी बात है, पर डायरेक्शन दे दो एक। क्रिएट करने के लिए मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे आइडियाज़ मिलेंगे, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, उससे बाहर आना इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। लोग कहते हैं ना कि हाँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं, इंस्टाग्राम ना अनइंस्टॉल कर देंगे, वही राइट, लोग फिर क्रोम पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के क्रोम पे इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। राइट। क्या फ़ायदा है, तुम भाग नहीं सकते। सच अ ब्यूट आई मीन थैंक यू फॉर दिस इनसाइट। ये आई थिंक पहली बार कोई ये बोल रहा है, बट आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि यार दिस इज द टुमारो, यू नो, दिस इज द टुडे, दिस इज द टुमारो। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट, बी अ पार्ट ऑफ इट, अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, वर्सेस ट्राइंग टू से कि नहीं ये मैं इससे अनअफेक्टेड हूँ, या मैं इसको हम्म, रोकता हूँ, या इसमें स्टॉप करता हूँ। दूसरी चीज़ आपने बोली कंसिस्टेंसी की, कि बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक लोग टिपिकली ये होता है कि आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, पांच बार करोगे, और वो देन यू गेट डिट्रैक्टेड कि वो व्यूज़ नहीं आए, ये नहीं आया, और आप छोड़ दोगे करना। um, आप अपने आप को डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करते हो कंसिस्टेंसी का, स्पेशली एज अ क्रिएटर की इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब कि उठ के जाना है। आप अपने आप को मोटिवेटेड और डिसिप्लिन कैसे रखते हो? मुझे लगता है कि लोग ना बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, कि रिजल्ट नहीं आएगा ना तो हम ये काम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे? इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस तो ये रहती है कि पैसों के लिए तो करो ही मत। पैसों के लिए तुमने ये पाथ जो है तुम्हारा वो करो पैसों के लिए। इसको अगर सोचोगे कि इसमें मैं क्रिएट करके पैसे कमाने लगूंगा, मत आना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इससे पैसे 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 आने चाहिए, तुम उस हिसाब से फिर कंटेंट बना रहे हो, फिर तुम अपनी पैशन या हॉबी नहीं फॉलो कर रहे हो। तुम्हें लोगों को दिखाना है टैलेंट, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी मिली है। पहले नहीं था ऐसा कुछ, पहले जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, और ये अब राइट, अब तुम दिखा सकते हो कि बैठे बैठे घर पे, तो राइट, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जब यूट्यूब नया नया था, जब मैंने कंटेंट बनाया था, तो पैसों के बारे में तो सोचा भी नहीं था, तो मैं तो लिख रहा था उसी को, बस ऐसे था भी नहीं कि व्यूज आएंगे क्या आएगा, बस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, वही 40-50 व्यूज आ रहे हैं। बहुत टाइम तक, 11 महीने तक 40-50-100 व्यूज तक वो स्टक था। तो पैसों के बारे में नहीं सोचना। और डिसिप्लिन कैसे आएगा कि जब तुम सोचोगे ना कि ये करके मुझे खुशी मिल रही है, ये मेरी हॉबी थी और मैं आज इसको फॉलो कर पा रहा हूँ, तो तो उसमें जो खुशी मिलती है ना। और डिसिप्लिन मेरा इसमें भी आता है कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, एक टाइम पे तुम वर्कआउट करो। अगर तुम नेचुरली देख रहे हो ना, तो 1 साल तक तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिम जा रहे हो। वैसा कहते हैं लोग कि 1 साल तक तो पता भी नहीं चलता। कि मैं जा रहा था जिम, और मैंने कोई प्रोटीन पाउडर एंड क्रिएटिन ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। मैं बस जा रहा हूँ जिम जस्ट टू मूव माई बॉडी। राइट। ठीक है, मैं बैठा रहता हूँ घर पे जस्ट टू मूव माई बॉडी, मैं जिम जा रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, बट मैं जा रहा हूँ। लोग बोल भी रहे हैं कि जिम जाता है, लग नहीं रहा, लग तो रहा है नहीं जिम जा रहा है, ये वो ऐसा कुछ। तो तो लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद राइट, कभी तो आएगा ना। राइट, राइट, आएगा ना वो, क्योंकि दूसरे लोगों ने किया है, मैं करूंगा तो होगा ना। मैं भी सेम वो पाथ फॉलो कर रहा हूँ, किसी ने किया है ना तो होगा। तो अब 2 साल हो गए, अब मेरे चेंजेस दिखते हैं, तो अब पता चलता है। तो वही है कंसिस्टेंसी। आप वीडियोस डालो तो सही, 1, 2, 3, और ऐसा नहीं है कि 5 वीडियोस में आप वायरल हो जाओगे, 10 वीडियोस में वायरल हो जाओगे, नहीं, 100 वीडियोस बनाओ तो सही पहले, उसके बाद बोलो ना कि ये काम नहीं किया ये। और ऐसा ही है कि जब आप एक वीडियो डालते हो ना, आप बहुत गंदी वीडियो बनाओगे पहली वीडियो, दूसरी वीडियो थोड़ी बेटर, धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप होने लगेंगी, आपको पता चलने लगेगा अच्छा कैमरा का एंगल ना ऐसा होना चाहिए, अच्छा मैं इधर खड़ा होता हूँ, ये ठीक है, अच्छा ये माइक ले लेता हूँ, अब वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, अच्छा ये कमेंट किया किसी ने, ये। तो आप देखोगे अपनी फर्स्ट वीडियो और अपनी 100th वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो No, no, it's beautiful. Like so many thoughts in my head. But पहला ये होएगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि काम कर, लेकिन फल की फल चिंता की मत कर। चिंता मत कर। लेकिन हम वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। And so many times, you don't, and a lot of times you give up just when
यू फिगर आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, कि पहले तो आप प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हो, आप कुछ भी चालू करते हो तो एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, जब आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे देन मे बी विल बी कमिंग क्लोज टू द सोल्यूशन, लेकिन मे बी बाय देन you've just left. And finally what you're talking about going to the gym, right? You should just enjoy the process. जब वो काम करने में मज़ा आने लग जाए तो automatically the results हम्म। will flow. And हाँ, मैं वो वही कहता हूँ, स्टार्ट तो करो ऐसे। एक फ्रेंड है मेरी, वो 3 महीने से मुझे कह रही है यार मुझे जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना। स्टार्ट तो कर। right, मेंबरशिप तो ले। नहीं, मुझे डर लगता है कि यार मैं ना 1 साल तक कर पाऊंगी क्या? 2 महीने तो कर, 1 महीने तो कर, right. पहले एक स्टार्ट तो दिन, कर, एक एक स्टेप तो दिन, लो। आज 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 कर लो, like just get up and start हाँ, doing that. तुम्हें जिम जाने से मुझे लगता है अपनी औकात पता चलती है, Right, तुम कहाँ स्टैंड करते हो अभी। अ, और जब तुम खुद को ग्रो होता हुआ देखते हो ना कि आज मैं 5 किलो उठा रहा था, अब 1 महीने के बाद मैं 10 किलो उठा पा रहा हूँ, right, तो तुम्हें खुद लगता है कि यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो right. तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आता है, और जिम करने से ना बहुत डिसिप्लिन आता है लाइफ में। पूरा एक वो है कि आप जिम जाओगे, देन अच्छा खाने लगोगे, क्योंकि उसके बाद अब गंदा नहीं खा सकता ना, रिजल्ट भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अब भी तो चाहिए, अ, right, गंदा नहीं खा सकता आप। तो अपना थोड़ा अवॉइड करने लगते हो, इतनी अच्छा ये कैलोरीज इतनी है, या अच्छा ये इसमें इतना right. प्रोटीन है, आप पूरा कैलकुलेट करने लगते हो। अब फिर आपको अच्छा दिखना है तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे, फिर आप ठीक है चलोगे वैसे, फिर आप जिम करने से कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है कि ये जो एज है ना, ये तो फ्लेक्स करने की एज है। No, and it's beautiful. And like I said, अगर आप जिम जा रहे हो and say 1 day before, 2 days before, अगर आप ढंग से सोए नहीं हो, if you've not eaten properly, if you've had the wrong things, वो दूसरे दिन आपका वेट नहीं उठेगा। तो आपको पता है कि मैंने क्या हाँ, गलती की है जिससे मेरी आज की परफॉर्मेंस ढंग से नहीं हो रही और है। फिर वो नहीं करोगे, फिर आप अच्छा सोओगे, अच्छा Exactly. खाओगे, सब करोगे। और मुझे तो लगता है कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता, फिर किसका ख्याल रखेगा। Beautiful. No, beautiful. And so much to take away. And I think for anyone who's listening to this podcast, अगर आपको जिम जाना है तो प्लीज आज जाओ। कुछ भी करना है, कुछ भी करना कुछ है, भी करना है, जस्ट स्टार्ट आपको रिजल्ट्स के बारे में। यूट्यूब पे डालना है तो अभी की अभी अपने फ़ोन पे एक यूट्यूब का वीडियो बनाओ और टैग करो हमें और इस पे डालो कि हमने चालू तो किया हाँ, है। जस्ट जस्ट टेक अ चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, राइट, 60 डेज चैलेंज। डालो, व्यूज आ रहे हैं, 0 व्यूज आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस डालो तो सही, करो तो सही। पैसे लग रहे हैं उसमें, नहीं लग रहा, थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका। आपने एक सेफ पाथ चूज कर लिया, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेफ पाथ चूज कर लिया आपने, पैसे आ रहे हैं वहां से। थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा 1 घंटे थोड़ा लेट से हो जाना, बट एक बार करके देखो। अगर 1 साल बाद भी कुछ हो गया ना, आपको खुद दिखने लगेगा, आपके अंदर ना एक स्किल ऐड हो जाएगी। स्किल ऐड हो जाएगी एंड देन यू न्यू कि मैंने करा था। ट्राई किया था, एटलीस्ट ट्राई किया था। फिर वही आप फिर 40 साल की एज में सोचोगे यार तब ना कर लेना चाहिए था। तो जैसे बोलते नहीं है कि यार उस एज में कर लेना चाहिए था। प्लॉट वो मैंने प्लॉट लेना भूल गया, अगर मेरे आज को उस प्लॉट दिन वो लेना प्लॉट ले लिया मेरा होता प्लॉट ना तो लेना चाहिए था तो मेरे को कर लेना चाहिए था। अब आज इफ यू हैव टू राइट अ पोएम फॉर अ 20-year-old और अ 30-year-old जो अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मैसेज क्या होएगा, क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? मैंने लिखी थी अ, कि फोन उठाओ, कॉल घुमाओ, जाओ दोस्तों के साथ कहीं, कोई नहीं मिल रहा चलने के लिए, निकल लो कहीं अकेले, क्योंकि आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, पर जो वक्त अभी है वो बस अभी ही है। तो उठो, गिरो, पढ़ो, चुनौतियां दो खुद को यार, बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, निकलो तो घर से बाहर। तो ऐसा मैंने कुछ लिखा था। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर इन योर 20s और तुम स्टार्ट कर रहे हो अपना, तो तुम्हें ना सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें इंजॉय भी करना है, तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें बहुत पैसे कमाने हैं, तो सब कुछ मैनेज करना सीखना। अब मुझे लगता है कि यू कैन अफोर्ड टू स्लीप लेस इन दिस एज। थोड़ा, तुम 5 घंटे सो रहे हो पर गहरा सो रहे हो, बहुत इनफ है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो पैसे कमाने के लिए, अपना पैशन फॉलो करने के लिए। तो वो आगे चल के रिजल्ट्स देगा। और मेरा ये रहता है कि जिम जाओ, बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जिम जाने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। शायद साइंटिफिकली भी कुछ कुछ तो हार्मोन रिलीज होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, सेरोटोनिन रिलीज होता है, एब्सोल्युटली आपका डोपामिन रिलीज डोपामिन। होता है, सेरोटोनिन, सो आपको हेल्दियर रखता है, हेल्थ इज वेल्थ।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेकअप तो हो जाना चाहिए इंसान का। अच्छा, ब्रेकअप ब्रेकअप के होना बाद चाहिए। ब्रेकअप के बाद लोग जिम ब्रेकअप करिए, जॉइन जिम जॉइन करिए और घर से निकलिए एंड गो लिव सम एडवेंचर्स। हाँ, क्योंकि और जिम जाने से ना आपका गुस्सा भी कंट्रोल में रहता है। जी, क्योंकि मैंने एक बार ये ऐसे कि सारी अपना गुस्सा ना अपनी एक्सरसाइज पर निकाल दो, ठीक है, लवली, औकात समझ में आ जाएगी। लवली। आई डू बॉक्सिंग बाय द वे। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। क्योंकि मेरे को ना जब गुस्सा आता है ना तो मैं बहुत शांत हो जाता हूँ, ठीक जी, है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो जब मेरे को पहले गुस्सा आता था ना बहुत ज़्यादा, तो मैं ना रनिंग के लिए जाता था और बहुत तेज स्प्रिंट मारता था मैं। तो जब मैं स्प्रिंट मारता था ना तो मैं बहुत तेज हाँफता हूँ, फिर हाँफते हैं स्प्रिंट मारने के बाद, तो तुम्हारा सारा ध्यान ना फिर तुम्हारी सांस पे चला जाता है। सांस पे चला गया अब तुम्हारा वो थॉट नहीं रहा, वो थॉट भूल गए अब तुम। कुछ देर के लिए तुम काम डाउन हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वर्कआउट, जिम कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। नशे वशे मत करना, क्योंकि वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, थोड़ी देर तक मजा आएगा, उसके बाद फिर वही, फिर और लवली, ज्यादा याद आती है पीने के बाद। लवली। So one last poem for our viewers, one of your favorites. वन लास्ट पोएम। तो एक मैंने लिखी थी जब जैसे मेरी ना एक लड़की से बात हो रही है। मैंने कहा और बताओ। उसने कहा क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं मेरे पास बताने के लिए, तुम बताओ। तो उसी में मैंने लिखा था कि बोलो कुछ अपने घर के बाहर के नज़ारों की बातें करो, जहाँ मनपसंद पकवान मिलते हैं तुम्हारे उन बाज़ारों की बातें करो, जहाँ गई थी तुम कुछ दिन पहले घूमने उन पहाड़ों की बातें करो, जिन्हें देखकर तुमने ख्वाहिशें मांगी उन टूटे सितारों की बातें करो। दर्द में कितना रोई हो तुम उन गमों की बातें करो, खुशी से जब तुम उछल गई थी आज उन पलों की बातें करो। कुछ अपना बताओ, कोई किस्सा बताओ, कभी इधर उधर की बातें करो। बिना सोचे तुम बोलो बस आज दुनिया भर की बातें करो। आवाज़ सुननी है तुम्हारी, बात सुननी है तुम्हारी। मन मिलने का हो तो मुलाकातें करो। मौसम की, बरसात की, हाल की, हालात की, जो मन में आए वो सब बातें करो। बस बातें करो। Beautiful. क्योंकि मुझे ना जाननी है, जर्नी जाननी है मुझे तुम्हारी, कि तुमने क्या किया, क्या क्या हुआ, मुझे सब जानना है तुम्हारे बारे में। तो ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए। बातें करो। यही बता दो क्या दे सोचा, दिए क्या टॉपिक्स। क्या किया। Beautiful. Thank you so much, Abbas. It's been such a pleasure. And thank you for spending your time sharing your journey. And I'm sure I've taken back so much from our conversation थैंक यू सो today. मच, मुझे बड़ा मज़ा आया। वैसे भी मेरे को बात करने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, तो तो जब भी मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ पे ना अपना दिल खोल सकते हैं। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ पे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लगा आपका दिल सुन के।